हम ऑर्डर 25 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम ऑर्डर 26 करेंगे। ये कमीशन से रिलेटेड है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये ऑर्डर है और इसके जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो 75 टू 78 है। मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि हमने सेक्शंस को ऑर्डर्स के साथ जो रेलेवेंट होते हैं उनके साथ पढ़ते हैं। वैसे भी जो सेक्शंस हैं वो 75 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज सेक्शन 75 टू 78 करेंगे पहले, और उसके बाद सेक्शन ऑर्डर 26 भी आज ही हम कंप्लीट करेंगे। देखिए ये सेक्शन 75 टू 78 जो है ये पार्ट 3 में है सीपीसी के, और इसकी हेडिंग ही अगर देखो तो उसमें लिखा हुआ है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स, यानी कुछ ऐसी प्रोसीडिंग्स हैं जो नॉर्मली नहीं होती। कुछ ऐसे हालात बन गए हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए हैं जिनमें कमीशन के थ्रू ये प्रोसीडिंग्स करवाई जाती हैं। तो बहरहाल सेक्शन 75 से स्टार्ट करते हैं। पावर टू ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन, पावर है कोर्ट के पास, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। अब कहाँ पे प्रेस्क्राइब है ये लिमिटेशंस या कोई कंडीशंस वगैरह है, ये ऑर्डर 26 के रूल्स में है। तो कह रहे हैं कि वो सब्जेक्ट टू उनको जहन में रखना है। द कोर्ट में इशू कमीशन, कोर्ट इशू कर सकती है कमीशन किन सिचुएशंस में? टू एग्जामिन एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को एग्जामिन करना ना, उसकी गवाही को रिकॉर्ड करना, उसके लिए कमीशन इशू किया जा सकता है। टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन करवानी है कोर्ट ने कि मजने प्रॉफिट कितने होने चाहिए, रेंट कितना है, या फिर कोई मार्केट वैल्यू कितनी है किसी प्रॉपर्टी की। इन सारे मैटर्स से रिलेटेड कोर्ट ने कोई इंक्वायरी वगैरह करवानी है, कोई इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो वो कमीशन के थ्रू करवाएगी। टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स, जो अकाउंट्स वगैरह होते हैं उनको एग्जामिन करवाना है, उनको एडजस्टमेंट उनकी करवानी वगैरह, तो वो कैसे करेगी कोर्ट? वो थ्रू कमीशन करेगी। और डी है टू मेक अ पार्टीशन, जो अनडिवाइडेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी पार्टीशन करवाने के लिए अगर प्रिलिमिनरी डिक्री इशू हो गई है तो ये कैसे करवाई जाएगी? इसके बाद कोर्ट एक कमीशन अपॉइंट करती है। तो ये इन सारी सिचुएशंस में यहाँ पे सेक्शन 75 में कह रहे हैं कि कोर्ट एक कमीशन को अपॉइंट कर सकती है। अब इसमें जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं, अगर हम ऑर्डर 26 में जाएं तो रूल 1 to 8 ये एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन से है। फिर उसके बाद लोकल इन्वेस्टिगेशन के 9 और 10 है रूल। फिर एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स इससे 11 और 12 है। और लास्टली पार्टीशन से रिलेटेड जो रूल है ऑर्डर 26 का वो 13 और 14 है। सेक्शन 76, अब इसमें क्या कह रहे हैं? कमीशन टू अनदर कोर्ट, किसी दूसरी कोर्ट को भी कमीशन इशू किया जा सकता है। देखिए सब सेक्शन 1, अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन मे बी इशूड टू एनी कोर्ट, किसी दूसरी कोर्ट को भी कमीशन इशू किया जा सकता है टू एग्जामिन एनी पर्सन नॉट बीइंग अ हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट को नहीं। हाई कोर्ट के अलावा किसी भी दूसरी कोर्ट को कमीशन इशू किया जा सकता है। आगे भी है situate in a province other than the province in which the court issue is situated, यानी एक कोर्ट अपने प्रोविंस से हट के किसी दूसरे सूबे की को किसी भी कोर्ट को कमीशन भेज सकती है कि आपकी जुरिस्डिक्शन में ये पर्सन है, इसका आप एविडेंस रिकॉर्ड करके हमें वापस भेज दो। तो ये है बेसिकली एक कोर्ट दूसरे सूबे की किसी भी कोर्ट को कमीशन इशू कर सकती है कि आप एविडेंस रिकॉर्ड करो। and having jurisdiction in the place in which the person to be examined reside, यानी दूसरे सूबे की जुरिस्डिक्शन में, जिस भी अदालत की जुरिस्डिक्शन में वो पर्सन रह रहा है, रिजाइड कर रहा है, उसको कमीशन बनाया जा सकता है। अब उसके बाद क्या होगा सब रूल 2 सब सेक्शन 2 में, कि वो कोर्ट उसका एग्जामिनेशन करेगी और उसको रिटर्न करेगी उसी कोर्ट को, साथ उसकी जो एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड की है वो भी भेजेगी। सब सेक्शन 2, एवरी कोर्ट रिसीविंग अ कमीशन, अब दूसरे सूबे की अदालत है, एवरी कोर्ट रिसीविंग अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन अंडर सब सेक्शन 1 शैल एग्जामिन हिम और कॉज हिम टू बी एग्जामिन्ड परसुएंट देयर टू, या तो जिस कोर्ट को कमीशन भेजा गया वो उसको खुद एग्जामिन करेगी उस पर्सन को, या उसको एग्जामिन करवाएगी। अब किसके थ्रू करवाएगी? किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट के थ्रू भी करवा सकती है, लेकिन वो करवाएगी। शैल का वर्ड है। एंड द कमीशन व्हेन इट हैज़ बीन ड्यूली एग्जीक्यूटेड, फिर अगर कमीशन ने ड्यूली एग्जीक्यूटेड का मतलब ये आ गया कि उसने जिस कोर्ट को भेजा गया था उसने पर्सन का
वो एग्जामिनेशन की है प्रॉपरली, उसके बाद क्या करेगी, शेल बी रिटर्न, तो उसको वापस भेजेगी कमीशन को कि ले जी, टुगेदर विद द एविडेंस टेकन अंडर इट टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज इशूड। पहली बात ये कह रहे हैं जिस कोर्ट को भेजा गया कमीशन, वो उस पर्सन को एग्जामिनेशन करेगी, खुद करेगी या किसी दूसरी कोर्ट के थ्रू करवा सकती है। करवाने के बाद वो वापस उसी कोर्ट को भेज देगी एविडेंस वगैरह कि जी हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया है, अनलेस द ऑर्डर फॉर द इशूइंग कमीशन अदरवाइज डायरेक्टेड। अब ये बात क्या है, अब इसमें ये कहा गया, पहले जनरल रूल तो हमने पढ़ लिया कि जिस कोर्ट ने इशू भेजा है, कमीशन इशू किया है, उसी को वापस एविडेंस वगैरह आएगी, रिटर्न उसी को होगा। अदरवाइज डायरेक्टेड, या अगर उसने कमीशन को ये कह दिया था कि आप मुझे वापस नहीं भेजना, मेरी ये सबॉर्डिनेट कोर्ट है, आपने इसको वापस भेजना है, तो इसका मतलब ये है कि वो अगर तो डायरेक्ट किया हुआ था कि आपने रिटर्न मुझे नहीं करना, दूसरी कोर्ट को करना, तो फिर उस कोर्ट को कर दिया जाएगा। इन विच केस द कमीशन शैल बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ सच ऑर्डर, तो वो कमीशन ड्यूटी बाउंड होगा कि जब उसने कहा मुझे नहीं भेजना, दूसरी को भेजना, तो फिर उसी को भेजा जाएगा। 77 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। अब ये क्या होता है, देखें जब किसी फॉरेन कोर्ट ने कमीशन भेजना है कि जी आपकी जुरिस्डिक्शन में ये पर्सन है, इसको आप एग्जामिन करें, तो उसको कमीशन नहीं भेजेगी, उसको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगी। मुनासिब भी यही लगता है ना, आप उसको कमीशन तो नहीं, आप जी आप रिकॉर्ड करके भेजो, नहीं, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि जी मेहरबानी होगी आप इसको रिकॉर्ड करें। फॉरेन कोर्ट है, किसी दूसरे मुल्क की कोर्ट है। In lieu of issuing a commission, the court may issue a letter of request to examine a witness residing at any place not within Pakistan. पाकिस्तान में नहीं रह रहा, पाकिस्तान से वो बाहर है, तो बेहतर ये है कि वो कमीशन नहीं भेजेगी, वो उसके बदले में इन lieu of भेज देगी letter of request। 78 कमीशंस issued by the foreign courts। अब फॉरेन कोर्ट्स ने अगर कमीशन पाकिस्तान भेज दिया कि भाई आप यहाँ से इस पर्सन की एविडेंस रिकॉर्ड करके हमें रिटर्न करो, उन सिचुएशंस में क्या होगा, बेसिकली ये सारे रूल्स यही वाले। अब यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना आ गया कि बाहर की कोर्ट ने हमें भेजा है और हमने यहाँ पे उसको रिकॉर्ड करके वापस उसको भेज देना, सारी यही वाली प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। अगर ऑर्डर 26 का जो लास्ट पार्ट है वो इस सेक्शन 78 से रिलेटेड है, आज ही हम उसको भी पढ़ेंगे। एनी हो सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, वो मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर 26 का लास्ट पार्ट है, उसमें बताई गई हैं। द प्रोविजंस एज टू द एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न ऑफ कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस शैल अप्लाई टू द कमीशंस इशूड बाई और एट द इंस्टांस ऑफ। अब किन अदालतों के ने ये कमीशन पाकिस्तान में भेजना है, और वो ये कह रहे हैं बेसिकली कि उस पर जो नॉर्मल प्रोविजंस है ना, जिस तरह रिकॉर्ड किया जाता है पाकिस्तान में, वही सारा कुछ अप्लाई होगा और उनको रिटर्न किया जाएगा। ये देखें ना, द प्रोविजंस एज टू एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न ऑफ द कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस शैल अप्लाई, वो यही वाली सारी प्रोविजंस वो कह रहे हैं यहाँ उस पर भी लगेंगी। लेकिन कौन कौन सी कोर्ट्स ये हमें भेज सकती हैं पाकिस्तान में कमीशन? ए, नंबर 1 कोर्ट सिचुएट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से वो बाहर हैं, एंड इस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट ही मतलब है, यानी ऐसी कोर्ट्स जो कि पाकिस्तान से तो बाहर है, फॉर इंस्टेंस वो यूके में है, लेकिन वो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने वहाँ पे इस्टेब्लिश की हैं और इनके अंडर ही वो कंटिन्यू कर रही हैं। पाकिस्तान से बाहर तो हैं फॉरेन टेरिटरी में, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने वो बनाई हैं, हमारे ही लॉज उन पे लग रहे हैं, हमारे ही लॉज के अंडर वो इस्टेब्लिश हुई हैं और वहाँ पे काम कर रही हैं, और उन्होंने कमीशन पाकिस्तान में भेज दिया है, तो क्या होगा, यहाँ से उनको रिकॉर्ड करके वापस भेज दिया जाएगा। दूसरी बी इसमें ओमिट हो चुका है। सी कोर्ट्स ऑफ एनी स्टेट और कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान। अब ये स्पेसिफिक फॉरेन कंट्रीज आ गई हैं, यूके की कोर्ट, अमेरिका की कोर्ट, इंडिया की कोर्ट, श्रीलंका की कोर्ट। अगर ये कोई फॉरेन कोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान में कमीशन भेज रही हैं, तो उनको भी एज इट इज़ यहाँ से एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड करके रिटर्न किया जाएगा। तो ये सेक्शंस थे 75 टू 78। हम ऑर्डर 26 को स्टार्ट करते हैं। कमीशन टू एग्जामिन विटनेस। अब ये रूल 1 to 8 इससे रिलेटेड है। देखें रूल 1 क्या कह रहा है, केसेस इन विच कोर्ट में इशू कमीशन टू एग्जामिन विटनेस। किन केसेस में कोर्ट विटनेस को एग्जामिन करने के लिए
कमीशन इशू कर सकती है। एनी कोर्ट में इन एनी सूट, किसी भी सूट में कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये सूट फॉर रिकवरी में कमीशन इशू होगा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में होगा, कोई भी सूट हो, कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे। एनी कोर्ट में इन एनी सूट इशू अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑन इंटेरोगेटरीज और अदरवाइज। अब दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर लें। इंटेरोगेटरीज हम पढ़ के आ रहे हैं, इंटेरोगेटरीज क्या होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि किसी एक पार्टी ने एक सवालनामा दिया है कि जी आप इस विटनेस से ये क्वेश्चंस करें, इंटेरोगेटरीज यानी सवालनामा भेज दिया गया, उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट ने एग्जामिन करवाना है, उसके लिए कमीशन इशू किया जा सकता है। और अदरवाइज या इंटेरोगेटरीज नहीं भेजी गई, वैसे ही जनरली जैसे आम एक विटनेस को एग्जामिन किया जाता है उस तरीके से उसको एग्जामिन करवा सकती है कोई भी कोर्ट कमीशन के थ्रू किसी भी सूट में। सो एनी कोर्ट में इन एनी सूट इशू अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑन इंटेरोगेटरी, सवालनामे के थ्रू, और अदरवाइज या दूसरे तरीके से, ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन, और वो पर्सन रह भी उसी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में रह रहा है, हु इज़ एग्जेम्प्टेड अंडर दिस कोड फॉर अटेंडिंग द कोर्ट, और सीपीसी के अंडर उसको एग्जेम्प्ट किया गया कि आप कोर्ट में अटेंड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, दो वो उसी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में लिमिट्स में रह रहा है, लेकिन उसको सीपीसी ने एग्जेम्प्ट कर दिया भी आपने कोर्ट में नहीं आना, तो उसके लिए कमीशन इशू किया जा सकता है। और हु इज़ फ्रॉम सिकनेस और इन्फर्मिटी अनएबल टू अटेंड इट, या दूसरी सिचुएशन ये आ गई है कि वो या तो सिक है, बेड रिडन है, तो इस पर्सन की, लेकिन उसकी वो विटनेस है, उसकी एग्जामिनेशन उसको किया जाना ज़रूरी है, तो कोर्ट उसके लिए कमीशन इशू कर सकती है। और इन्फर्मिटी यानी वो बड़ा कमज़ोर है ओल्ड एज की वजह से, इस वजह से भी वो कोर्ट में नहीं आ सकता, तो कोर्ट क्या कहेगी कि ज़रूरत है भाई इसको एग्जामिन करना ज़रूरी है, तो कोर्ट कमीशन को इशू कर देगी। तो रूल 1 में ये बता दिया गया। रूल 2, ऑर्डर फॉर कमीशन, एनी ऑर्डर फॉर द इशू ऑफ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस मे बी मेड by the court either of its own motion or on the application supported by the affidavit or otherwise of any party to the suit or of the witness to be examined। यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि कोर्ट कमीशन इशू कर सकती है किसी भी सूट में, या तो वो सुओ मोटो खुद ही कोर्ट को ये लगता है कि इसको एग्जामिन करना इस विटनेस को ज़रूरी है, कोर्ट उसको सुओ मोटो खुद ही उसके लिए कमीशन अपॉइंट कर सकती है। दूसरी सिचुएशन ये आ गई कि किसी पार्टी ने, जो सूट की किसी पार्टी ने अगर एप्लीकेशन दे दिया और कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंगली एफिडेविट के साथ उसने एप्लीकेशन लगाई, वजह बताई होंगी कि इस वजह से जी आप इस विटनेस को एग्जामिन करें, ज़रूरी है, थ्रू कमीशन करें, तो इस सिचुएशन में सुओ मोटो भी कर सकती है, किसी पार्टी की एप्लीकेशन पे भी कर सकती है, या वो विटनेस जिसको एग्जामिन किया जाना ज़रूरी है वो अगर खुद कह रहा है कोर्ट को कि जी आप थ्रू कमीशन मुझे एग्जामिन कर लें, तो वो फिर भी कोर्ट कर सकती है। और ऑफ द विटनेस टू बी एग्जामिन, यानी जिस विटनेस का एग्जामिनेशन होना है वो कोर्ट को अप्लाई कर रहा है, तो उसकी एप्लीकेशन पे भी कोर्ट कर सकती है। रूल 3, where witness resides within the court's jurisdiction, a commission for the examination of a person who resides within the local limits of the jurisdiction of the court, issuing the same may be issued to any person to whom it thinks fit to execute it। अब तीसरी बात ये कह रहे हैं रूल 3 में कि एक ऐसे पर्सन को एग्जामिन करना है जो उसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रह रहा है, तो कोर्ट यहाँ पे क्या कर सकती है, किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है कि जाओ और जाके उस विटनेस को आप एग्जामिन कर लो। अब नॉर्मल प्रैक्टिस में क्या होता है कि ये वकला कोई अपॉइंट किया जाता है एज ए कमीशन, वो जाते हैं और जाके रिकॉर्ड करते हैं एज ए कमीशन उस विटनेस की एविडेंस। अब इसकी भी वजह ना देखें, अगर किसी आम पर्सन को कहेंगे कि उसको कमीशन बना दिया, यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि एनी पर्सन, किसी को भी बना सकती है, लेकिन आम पर्सन तो नहीं, उनको तो नहीं पता कि कैसे एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड करनी है, तो नॉर्मल प्रैक्टिस में ये वकला ही होते हैं जिनको कमीशन अपॉइंट किया जाता है और वो जाके एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं। बहरहाल यहाँ पे सीपीसी में लिखा हुआ है कि जिसको कोर्ट समझती है कि ये एविडेंस रिकॉर्ड कर सकता है तो उसको कोर्ट भेज सकती है, रिटायर्ड जजेस को भी भेजा जा सकता है वैसे तो, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस में वकला ही। रूल 4, पर्सनस फॉर हुज एग्जामिनेशन कमीशन मे इशू, एनी कोर्ट मे इन एनी सूट इशू अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ। अच्छा, अब ये आगे फर्दर बता रहे हैं कि और कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए कमीशन इशू किया जा सकता है। ए, एनी पर्सन रेजिडेंट बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन, जो कोई पर्सन
इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर रहता हो उसके लिए भी कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है। देखें 1 2 3 रूल में ये कह रहे थे जो उसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में विटनेस है उसको रिकॉर्ड करना है। ये 4 की जो पहली बात उन्होंने कर दी कि जो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर रह रहा है उसको एग्जामिन करने के लिए भी कोर्ट इशू कर सकती है कमीशन। बी एनी पर्सन हु इज़ अबाउट टू लीव सच लिमिट्स बिफोर द डेट ऑन विच ही इज़ रिक्वायर्ड टू बी एग्जामिन्ड इन कोर्ट। अब दूसरी बात ये कह रही है कि कोई ऐसा पर्सन फॉर इंस्टेंस उसको एक हफ्ते बाद की डेट दी गई है कि आपने कोर्ट में आना है और कोर्ट में आके आपने अपनी एग्जामिनेशन आपने अपनी गवाही देनी है, लेकिन ये पता लग जाए कि जी उस डेट से पहले वो पाकिस्तान को ही छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में जा रहा है, तो इस सूरत में भी कोर्ट कमीशन को अपॉइंट कर सकती है कि उसके पाकिस्तान छोड़ने से पहले उसकी एविडेंस वगैरह को रिकॉर्ड करवा ले। कैसे करवाएगी? कमीशन के थ्रू करवाएगी। सी एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ स्टेट हु कैन नॉट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट अटेंड विदाउट डेट्रीमेंट टू द पब्लिक सर्विस। हाँ, तीसरी बात वो ये कह रही है कि कोई ऐसा पर्सन है जो पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन कोर्ट को ये लगता है कि जी अगर मैं इसको एविडेंस के लिए बुलाऊंगी तो इससे बड़ा पब्लिक सर्विस जो उसकी है उसकी वजह से नुकसान वगैरह होगा, तो बेहतर ये है कि कमीशन भेज दो और कमीशन के थ्रू इस पब्लिक सर्वेंट की एविडेंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये फर्दर आगे लेके गए हैं कि जुरिस्डिक्शन से बाहर रहता हो, पाकिस्तान को छोड़ने वाला हो, या तीसरी बात ये आ गई पब्लिक सर्वेंट हो, तो उनके लिए भी कमीशन इशू किया जा सकता है। सब रूल 2 सच कमीशन में बी इशूड टू एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट को भेजा जा सकता है कमीशन, नॉट बीइंग अ हाई कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन सच पर्सन रिजाइड, और टू एनी प्लीडर और अदर पर्सन होम कोर्ट इशूइंग द कमीशन मे अपॉइंट। अब ये इसमें बता रहे हैं रूल 4 में कि ये जो 3 पर्सन है जिनको एग्जामिन करवाना है, इसके लिए कोर्ट किसी दूसरी कमीशन को भी इशू कर सकती है कमीशन कि आप इसकी एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड करवाएं, या किसी प्लीडर को, किसी वकील वगैरह को कह सकती है, या किसी भी ऐसे पर्सन को जिसको कोर्ट को लगता है कि ये इसको कमीशन हमें अपॉइंट कर देते हैं तो ये रिकॉर्ड करके हमें भेजेगा। तो यहाँ पे इन 3 सिचुएशंस के लिए क्लियरली दूसरी किसी कोर्ट को जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो पर्सन है, किसी वकील को भी किया जा सकता है या किसी भी पर्सन को। सब रूल 3 The court on issuing any commission under this rule shall direct whether the commission shall be returned to itself or to any subordinate court. अब ये वो यहाँ पे वही बात आ रही है कि जब इन रूल 4 के अकॉर्डिंगली इन पर्सनस को एग्जामिन करवाना है थ्रू कमीशन, तो कोर्ट ये इससे रिलेटेड डायरेक्ट भी कर सकती है कि रिकॉर्डिंग उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद आपने मुझे ही वापस भेजना है या मेरी किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट को भेजना है। तो अगर लिखा हुआ है कि मेरी किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट को भेजना है तो उसको भेजा जाएगा, अगर उसने लिखा है कि मुझे भेजना है वापस, मुझे रिटर्न करना है, तो उसी कोर्ट को वो कमीशन एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद रिटर्न करेगा। रूल 5 कमीशन और रिक्वेस्ट टू एग्जामिन विटनेस नॉट विद इन पाकिस्तान। एक ऐसा विटनेस है जो पाकिस्तान में ही नहीं है, अब उसकी रिकॉर्डिंग के लिए उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। Where any person to which an application is made for the issue of commission for the examination of a person residing at any place not within Pakistan, पाकिस्तान में नहीं है लेकिन उसकी एविडेंस को रिकॉर्ड करना है, is satisfied that the evidence of such person is necessary, the court may issue such commission or letter of request। सिंपल सी बात कर रहे हैं कि जब कोई एक ऐसे पर्सन को एविडेंस को रिकॉर्ड करना है जो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है, तो इस सिचुएशन में कोर्ट या तो कमीशन इशू करेगी या लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगी। लेकिन जो हमने सेक्शन 77 पढ़ा था उसमें लिखा था कि जब फॉरेन टेरिटरी में भेजना है तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट ही भेजा जाएगा। तो ये यहाँ पे रूल में कह रहे हैं कि कोर्ट को अगर लगता है तो कोर्ट कमीशन या लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो भी भेजना चाहे वो भेज सकती है। रूल 6 कोर्ट टू एग्जामिन विटनेस परसूएंट टू कमीशन। अब ये देखें 5 तक था कि कमीशन इशू कर रही है कोर्ट, अब ये उसके बाद वाला प्रोसीजर है कि क्या होगा, जिस कोर्ट को भेजा गया उसको एग्जामिन करेगी, उसको रिटर्न करेगी, वो फाइल का पार्ट बन जाएगी, ये सारा कुछ। ये अब आगे वाले प्रोसीजर्स ये 6 से शुरू हो रहे हैं। अब इसमें कहते हैं एवरी कोर्ट रिसीविंग अ कमीशन, जिस कोर्ट ने रिसीव किया कमीशन को फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन शैल एग्जामिन हिम, वो उसको खुद रिकॉर्ड करेगी उसका एविडेंस वगैरह, और कॉज हिम टू बी एग्जामिन्ड परसूएंट देयर टू, या फिर उसका एग्जामिनेशन करवाएगी, अपनी किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट को कह सकती है कि आप जाओ और इसका एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड करो। बहरहाल
वो खुद रिकॉर्ड करेगी या उसका एग्जामिनेशन रिकॉर्ड करवाएगी, ये 6 में बताया। 7 में है कि रिटर्न करेगी। वेयर अ कमीशन हैज़ बीन ड्यूली एग्जीक्यूटेड, अब ये उसके बाद की बात आ गई भी, जिस कोर्ट को कमीशन इशू किया था उसने उसका एग्जामिनेशन वगैरह कर लिया है या करवा लिया है। इट शैल बी रिटर्न, तो उसको वापस भेजेगी टुगेदर विद द एविडेंस टेकन अंडर इट टू द कोर्ट फ्रॉम इट वाज इशूड। पहली बात आ गई कि एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद जिस कोर्ट ने कमीशन इशू किया था उसी को रिटर्न करेगी और साथ वो एविडेंस वगैरह भी भेज देगी। अनलेस द ऑर्डर फॉर इशूइंग द कमीशन हैज़ अदरवाइज डायरेक्टेड, इन विच केस कमीशन शैल बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ सच ऑर्डर, या अगर जिस कोर्ट ने कमीशन भेजा था इस कोर्ट को, उसने साथ उस ऑर्डर में भी ये कह दिया था कि आपने मुझे नहीं रिटर्न करना, मेरे किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट को कर देना या फलाने शख्स को कर देना, तो कोर्ट जो भी उस ऑर्डर में लिखा गया तो उसके अकॉर्डिंगली उसको भेज देगा, जहाँ पे भी कोर्ट ने उसने कहा था कि सबॉर्डिनेट कोर्ट को भेज दो या उधर भेज दो। एंड कमीशन एंड द रिटर्न देयर टू the evidence taken under it shall subject to the provisions of next following rules form part of the record of the suit। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो कमीशन ने रिटर्न किया है, जो एविडेंस वगैरह वापस भेजी है, चाहे उसी कोर्ट को भेजी है या उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंगली किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट को भेजी है, तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी ये एविडेंस और रिटर्न वगैरह सारा कुछ। ठीक है, सिंपल सी बात है। 8, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखना। व्हेन डेपोजिशन में बी रीड इन एविडेंस, एविडेंस तो रिकॉर्ड करवा ली कमीशन के थ्रू और वो एविडेंस वापस भी भेज दी गई है रिकॉर्ड करके, वो फाइल का पार्ट भी बन गया। अब अगली बात है कि उसको क्या एविडेंस के तौर पे माना जा सकता है, उसको पढ़ा जा सकता है, उस पर फैसला दिया जा सकता है, ये सारी ये रूल 8 में बात की है। एविडेंस टेकन अंडर ए कमीशन shall not be read as evidence in the suit without the consent of the party against whom the same is offered। मेन जनरल प्रिंसिपल उन्होंने ये बता दिया है कि भाई जो ये कमीशन के थ्रू एविडेंस रिकॉर्ड की गई है ना और वो वापस भेज दी गई है रिकॉर्ड करने के बाद, वो रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन गई है, लेकिन उसको एज एविडेंस नहीं पढ़ा जाएगा जब तक कि वो पार्टी जिसके अगेंस्ट वो एविडेंस है वो उस पर कंसेंट ना दे दे। क्लियर बात? देखें, एविडेंस रिकॉर्ड की वापस भेजी, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई, फाइल का पार्ट है वो। अब क्या उस एविडेंस को पढ़ा जाएगा, उसको माना जाएगा, ये एक डिफरेंट बात है। ये रूल 8 में ये कह रहे हैं कि जिस पार्टी के अगेंस्ट वो आई है ना एविडेंस कमीशन के थ्रू, वो अगर कंसेंट दे रही है तो उसके अगेंस्ट ये एविडेंस पढ़ी जाएगी, अदरवाइज नहीं। वो ऑब्जेक्शन ले सकता है ना जी कि कमीशन ने सही तरह रिकॉर्ड नहीं की, इसने वो सवाल पूछ लिए जो मेरे अगेंस्ट थे, जो इनके अगेंस्ट थे वो तो इसने पूछे ही नहीं। वो इस किस्म की ऑब्जेक्शन ले रहा है कि नहीं जी ये सही तरह से रिकॉर्ड नहीं हुई, सही क्वेश्चन नहीं पूछे, तो मैं तो नहीं कंसेंट देता हूँ कि ये मेरे अगेंस्ट पढ़े। मेरे अगेंस्ट अगर पढ़वानी है तो फिर उसको बुला लो, हम क्रॉस एग्जामिन करेंगे, कह सकता है ना वो। तो इस सूरत में अगर तो वो कंसेंट दे दे कि ठीक है जी जो एविडेंस आ गई है इसको आप पढ़ ले, तो बात अलग है। लेकिन अगर वो नहीं दे रहा तो फिर वो एविडेंस नहीं मानी जाएगी, उसको पढ़ा नहीं जाएगा। बेशक वो फाइल रिकॉर्ड पे है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाएगा। अब यही बात है दोबारा, एविडेंस टेकन अंडर कमीशन शैल नॉट बी रीड एज एविडेंस, उसको एज एविडेंस पढ़ा ही नहीं जाएगा इन द सूट विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टी अगेंस्ट होम द सेम इज ऑफर्ड, जिसके अगेंस्ट है, अनलेस। अब आगे 2 कंडीशंस उन्होंने फर्दर बता दी कि जिन सिचुएशंस में वो कंसेंट नहीं भी दे रहा तो भाई हम उसको पढ़ेंगे, वो मानी जाएगी एविडेंस। कौन सी सिचुएशन? ए, द पर्सन हु गेव एविडेंस इज़ बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। पहली बात, वो जिस पर्सन की एविडेंस रिकॉर्ड हुई है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर है, और डेड, या वो डेड हो गया, उसकी डेथ हो गई, और अनएबल फ्रॉम सिकनेस और इन्फर्मिटी टू अटेंड टू बी पर्सनली एग्जामिन्ड, या फिर वो सिक है या इन्फर्म है जिसकी वजह से वो कोर्ट में नहीं आ सकता और उसको पर्सनली एग्जामिन नहीं किया जा सकता, और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पर्सनल अपीयरेंस इन द कोर्ट, या उसको सीपीसी के अकॉर्डिंगली उसकी एग्जाम्पशन है कि वो कोर्ट में नहीं आ सकता, और इज़ अ पर्सन इन द सर्विस ऑफ स्टेट हु कैन नॉट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट अटेंड विदाउट द डेट्रीमेंट टू द पब्लिक सर्विस,
या फिर वो ऐसा पब्लिक सर्वेंट है कि उसको कोर्ट में बुलाने से कोर्ट की ओपिनियन में बड़ा पब्लिक सर्विस का नुकसान होगा, इस वजह से नहीं उसको बुलाया जा सकता। तो इन सारी सूरतों में वो कह रहे हैं कि जी हम इसको एज ए एविडेंस पढ़ेंगे, कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। बी, द कोर्ट इन इट्स डिस्क्रिशन डिस्पेंसेस विद द प्रूफ of any of the circumstances mentioned in clause A and authorizes the evidence of any person being read as evidence in the suit। देखें दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो क्लॉज 1 में, क्लॉज ए में जितनी भी सर्कमस्टांसेस हैं, जितनी भी सिचुएशंस बताई गई हैं, कोर्ट इनके प्रूफ को भी डिस्पेंस विद करके अपनी डिस्क्रिप्शन में कहती है कि नहीं जी, ऑथराइज कर देती है कि हमने पढ़ना है इसकी एविडेंस को, हमने इसकी एविडेंस को मानना है। फॉर इंस्टेंस एक पार्टी ने ऑब्जेक्शन ले दिया कि नहीं जी आप उसको विटनेस को बुलाएं जिसके अगेंस्ट वो यूज़ होनी थी, वो कहता है नहीं जी आप उसको बुलाएं, मैंने उसको क्रॉस एग्जामिन करना है। सही क्रॉस एग्जामिन सही इससे क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए। तो इस सिचुएशन में कोर्ट ये भी कह सकती है, दूसरी पार्टी कह रही है नहीं जी वो तो विटनेस की अब डेथ हो गई है, वो तो बड़ा बीमार था, इसी वजह से तो उसकी कमीशन के थ्रू एविडेंस करवाई थी। तो कोर्ट यहाँ पे उससे ये इस सर्कमस्टांसेस के वो बीमार था, उसकी डेथ हो चुकी है, इससे रिलेटेड प्रूफ लेने से भी डिस्पेंस विद कर सकती है। कोर्ट मान लेगी ठीक है जी कोई डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, कोई कोर्ट ने अगर मान लिया ना तो कोर्ट ऑथराइज कर रही है तो फिर भी वो डिस्पेंस विद कर देगी उसके प्रूफ से और कहेगी कि नहीं एविडेंस को हम मान के चल रहे हैं। देखें क्लॉज ए में जितने भी सर्कमस्टांसेस बताए हैं उनके प्रूफ से रिलेटेड कोर्ट डिस्पेंस विद करके ये कह सकती है कि नहीं हम मान के चलेंगे इसकी एविडेंस को, हमने इसको पढ़ना है, कोर्ट की डिस्क्रिशन है। द कोर्ट इन इट्स डिस्क्रिशन डिस्पेंसेस विद द प्रूफ किस किस्म के कि उसकी डेथ हो गई है, वो बीमार है, इस किस्म के प्रूफ। The court in its discretion dispenses with the proof of any of the circumstances mentioned in clause A and authorizes the evidence of any persons being read as evidence in the suit। तो कोर्ट के पास पावर भी है कि वो इसको ऑथराइज कर सकती है कि नहीं जी हमने तो मानना है। नॉट विद स्टैंडिंग प्रूफ, अब आगे वो फर्दर एक बात और कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं नॉट विद स्टैंडिंग प्रूफ कि अगर कोई और भी मज़ीद प्रूफ दिए जा रहे हैं that the same cause for taking such evidence by commission has ceased at the time of reading the same। कि भाई आपने कोई फर्दर वो ये कह रहे हैं कि अगर एक पार्टी ये कह रही है जिसके अगेंस्ट वो एविडेंस यूज़ होनी है, वो कोर्ट को ये कह रही है ठीक है जी आपने लोकल कमीशन के थ्रू उसकी एविडेंस रिकॉर्ड कर लिया कि वो जी बड़ा बीमार था, लेकिन अब तो वो बीमार है ही नहीं, तो इस सिचुएशन में आप उसको बुलाएं जी, आप उसकी जब हमने एविडेंस पढ़ रहे हैं वो ठीक है वो कोर्ट में आ सकता है, उसने मेरे खिलाफ एविडेंस दे दी है, मैं उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे बी में कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ने एक दफ़ा लोकल कमीशन के थ्रू ये ए वाले सर्कमस्टांसेस में एविडेंस रिकॉर्ड कर ली है तो ये कोर्ट की टोटल डिस्क्रिशन है कि वो माने उसकी एविडेंस को और कोर्ट कहे कि नहीं जो है सो है। अब इस स्टेज पे हम नहीं उसको दोबारा बुलाते, वो जो प्रूफ अगर कोई दे रहा है कि जी अब बीमार नहीं है, वो मेडिकली फिट हो चुका है, कोर्ट उसको भी कहती है नॉट विद स्टैंडिंग प्रूफ कि इसको भी साइड पे रखो, कोर्ट की डिस्क्रिशन है। तो बहरहाल अब इसको मैं दोबारा इस रूल 8 को कंक्लूड करता हूँ। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जो एविडेंस लोकल कमीशन के थ्रू रिकॉर्ड की गई है उसको एविडेंस को रिकॉर्ड कर लिया है, वो पार्ट बन गया रिकॉर्ड का, बट उसको एज एविडेंस तब तक नहीं पढ़ा जाएगा जब तक जिस पार्टी के अगेंस्ट वो एविडेंस है वो उस पर कंसेंट ना दे दे कि आप इसको मान के चलो, आप इसको पढ़ो मेरे खिलाफ एविडेंस। ये जनरल रूल आ गया। अब आगे आ जाता है अनलेस। अब वो ए में सिचुएशंस बताई गई हैं, कौन सी? एक तो वो पर्सन इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर रह रहा है, कोर्ट को ये लगता है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से वो बाहर है, या उसकी अब डेथ हो चुकी है, या वो बीमार है, वो बड़ा इन्फर्म पर्सन है, वो पब्लिक सर्वेंट है, या उसको सीपीसी ने कहा है कि वो कोर्ट में नहीं आ सकता। लेकिन अगर एक पार्टी ऑब्जेक्शन कर रही है जिसके अगेंस्ट पढ़ी जानी है, कोर्ट उसको कह सकती है मेरी डिस्क्रिशन है जी, मैं इसकी एविडेंस को मान के चलूँ, ये हम पढ़ेंगे। ये आ गई, यानी जो जनरल रूल था कि उसकी कंसेंट ज़रूरी है, ये उसकी एक्सेप्शन आ गई कि कोर्ट को अगर लगता है इन सिचुएशंस में वो कहेगी नहीं जी हम नहीं उसको बुला रहे, बस हम उसकी एविडेंस जो आ गई है उसको पढ़ेंगे। दूसरी बात बी में ये बताई थी कि अगर कोई प्रूफ्स वगैरह भी हैं
कि जी वो डेथ हो गई है या वो बीमार है, एक पार्टी कह रही है नहीं जी अब वो बीमार नहीं है, या उसने जॉब छोड़ दी है, बट अगर कोर्ट की ये डिस्क्रिशन है कि कोर्ट ये जो फर्दर किसी किस्म के प्रूफ है ना उनको भी कह दे कि हम नहीं लेते, जो एविडेंस लोकल कमीशन के थ्रू रिकॉर्ड हो चुकी है वो प्रॉपर हुई है और हमने इसको मान के चलना है। अगर वो फर्दर यहाँ तक के भी सबूत कोर्ट कह सकती है कि मैंने नहीं लेने, कि जी अब वो ठीक हो गया है, अब उस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं रही जिसके अंडर उससे एविडेंस थ्रू कमीशन रिकॉर्ड की गई थी और उसको बुलाओ। तो 8 में बेसिकली ये कहा जा रहा है कि पहला कि कोर्ट उस पार्टी के कंसेंट के साथ उसकी एविडेंस को पढ़ा जाएगा, दूसरा कि कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन के थ्रू कह सकती है कि नहीं हमने इसकी एविडेंस को मान के चलना है। तो ये ए और बी में 2 सिचुएशंस बताई गई थी। अब अगर वो अगर एक पार्टी कह रही है नहीं जी उसको बुलाओ अब तो वो दस्तयाब है, अब तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो कोर्ट इसको भी इग्नोर कर सकती है कि नहीं एविडेंस एक दफ़ा रिकॉर्ड हो गई है, कोर्ट को लगता है बिल्कुल ठीक हुई है, तो कोर्ट उसको एविडेंस के तौर पे लेगी, उसको पढ़ेगी। थोड़ा सा ये टेक्निकल था लेकिन ये इम्पोर्टेंट था। रूल 8 9 अब ये दूसरा पार्ट आ जाता है। सेक्शन 75 का पहला था एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन, अब उससे रिलेटेड रूल 1 to 8 थे। अब आगे ये शुरू हो जाता है कमीशन ऑफ लोकल इन्वेस्टिगेशन, ये 75 का बी पार्ट में था कि इन्वेस्टिगेशन लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कोर्ट अपॉइंट कर सकती है कमीशन को। इसका अब रूल 9 क्या कहता है, कमीशन टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन इन एनी सूट in which the court deems a local investigation to be requisite। कोर्ट को ये लगता है किसी सूट की प्रोसीडिंग्स के दौरान के कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन करवाना ज़रूरी है और प्रॉपर फॉर द पर्पस ऑफ elucidating यानी इसका मतलब है वाजे करना एनी मैटर इन डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट है पार्टीज़ के दरमियान उसको क्लियर करवाने के लिए कोर्ट लोकल कमीशन के थ्रू कोई इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकती है। और ऑफ सर्टनिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करना है, और द अमाउंट और एनी मेजने प्रॉफिट, कोई अमाउंट वो सर्टन करनी है, कोई मेजने प्रॉफिट, कोई डैमेजेस वगैरह सर्टन करने हैं कि कितने दिए जाने चाहिए, एनुअल नेट प्रॉफिट्स वगैरह को डिटरमिन करना है। इन सारे मैटर से रिलेटेड कोर्ट एक लोकल इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है थ्रू अ कमीशन। The court may issue a commission to such person as it thinks fit, directing him to make such investigation and the report thereon to the court। तो कोर्ट कमीशन अपॉइंट कर देगी, वो ये लोकल इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट करवा देगी। प्रोवाइडेड दैट where the provincial government has made rules as to the persons to whom such commission shall be issued, the court shall be bound by such rules। अब ये प्रोवाइजो में कह रहे हैं कि अगर तो गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कोई रूल्स बना दिए हैं इसके रिगार्डिंग के किस पर्सन को अपॉइंट करना है तो ये लोकल इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए, तो कोर्ट उन रूल्स को फॉलो करेगी। तो बहरहाल इन सारे कामों के लिए लोकल इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए कोर्ट एक कमीशन को भी अपॉइंट कर सकती है। 10 अब इसका प्रोसीजर क्या है, वो लोकल इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट कोर्ट को जमा करवाएगा। सब रूल 1 10 का, द कमिश्नर आफ्टर सच लोकल इंस्पेक्शन, जो उसने कर लिया एज ही डीम्स नेसेसरी एंड आफ्टर रिड्यूसिंग टू राइटिंग द एविडेंस टेकन बाय हिम, जो उसने लोकल इंस्पेक्शन की है और इसे और जो भी उसने कोई एविडेंस वगैरह ली है इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको इन राइटिंग लाएगा। शैल रिटर्न सच एविडेंस, वो उसको रिटर्न करेगा टुगेदर विद हिज रिपोर्ट इन राइटिंग साइंड बाय हिम टू द कोर्ट। तो ये सिंपल सी बात, उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जो कुछ किया है, कोई एविडेंस वगैरह कलेक्ट की है, वो सारा कुछ एक रिपोर्ट होगी जिसको वो साइन करके कोर्ट में सबमिट करवा देगा। बी रिपोर्ट एंड डेपोजिशंस टू बी एविडेंस इन सूट। अब ये जो इसने रिपोर्ट बनाई है और जो एविडेंस वगैरह भेजी है वो एविडेंस मानी जाएगी। अब इसमें यही बताया, द रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर एंड एविडेंस टेकन बाय हिम, जो उसने रिपोर्ट दी है और जो एविडेंस रिकॉर्ड किया है, बट नॉट द एविडेंस विदाउट रिपोर्ट, सिर्फ उसने एविडेंस ही भेज दिया रिपोर्ट नहीं भेजी तो वो नहीं, दोनों इकट्ठे। द रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर एंड एविडेंस टेकन बाय हिम बट नॉट द एविडेंस विदाउट रिपोर्ट शैल बी एविडेंस इन द सूट, तो उसको माना जाएगा, वो सूट की एविडेंस माना जाएगा उसको। एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड का हिस्सा होगी। क्लियर बात। बट द कोर्ट, लेकिन आगे वो कह रहे हैं कि कोर्ट और विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट एनी पार्टी टू द सूट, लेकिन
कोर्ट खुद या कोई भी पार्टी विद परमिशन ऑफ द कोर्ट क्या कर सकते हैं, एग्जामिन द कमिश्नर पर्सनली इन ओपन कोर्ट, तो वो कमिश्नर को कोर्ट में बुला सकते हैं, उसको इन पर्सन बुला के उसको एग्जामिन कर सकते हैं, भाई आपकी उसकी रिपोर्ट में ये गलती, अगर कोर्ट को ही लग रहा है कि इसने रिपोर्ट ठीक नहीं बनाई तो कोर्ट उसको बुला सकती है, आओ भी आके इन सवालों के जवाब दो। कोई भी पार्टी उसको बुला सकती है जिसको ऑब्जेक्शन होगी कि जी इसने ये सही तरह रिपोर्ट नहीं बनाई, ये इसने बातें गलत लिखी हैं, वो कहेंगे बुला लो। कोर्ट अगर की परमिशन के साथ फिर उसको बुला लिया जाएगा और वो पार्टी फिर उससे क्वेश्चन करेगी, या कोर्ट ने अगर खुद बुला लिया तो कोर्ट करेगी। ओपन कोर्ट टचिंग एनी मैटर रेफर टू हिम, जो भी मैटर से उससे रिलेटेड एंड मैंशनड इन हिज रिपोर्ट और एज टू हिज रिपोर्ट और एज द मैनर इन विच ही हैज़ मेड द इन्वेस्टिगेशन, ये सारे मैटर से रिलेटेड उससे क्वेश्चनिंग की जा सकती है ओपन कोर्ट में बुला के। सब रूल 3, कमिश्नर मे बी एग्जामिन्ड इन पर्सन वेयर द कोर्ट इज़ फॉर एनी रीजन डिससेटिस्फाइड विद द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमिश्नर, इट मे डायरेक्ट सच फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड एज इट थिंक्स फिट। जहाँ पे कोर्ट को ये लग रहा हो कि ये वे द कोर्ट इज़ फॉर एनी रीज़न डिससेटिस्फाइड विद द प्रोसीडिंग, कमिश्नर की प्रोसीडिंग से वो अगर कोर्ट डिससेटिस्फाई होगी, इट मे डायरेक्ट सच फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड एट इट शैल थिंक फिट, तो कोर्ट फर्दर दोबारा उसकी इंक्वायरी के लिए कह सकती है कि नया कमीशन बना दो। ये नॉर्मल होता है कि जी जो कमीशन वगैरह बनाए जाते हैं उनकी रिपोर्ट आती है, दूसरी पार्टी उस पर ऑब्जेक्शन करती है, फिर उसको बुला के एग्ज़ामिन भी किया जा सकता है, लेकिन अगर कोर्ट को भी लगे तो फिर वो नया कमीशन भी बना सकते हैं, दूसरी इंक्वायरी वगैरह हो सकती है। सो ये इसमें बताया गया कि फ़र्दर भी इंक्वायरी करवाई जा सकती है। नेक्स्ट 11, अब ये कमीशन टू एग्जामिन अकाउंट्स, अब ये अकाउंट्स वगैरह इनको कैसे एग्जामिन किया जाएगा उससे रिलेटेड है। इन एनी सूट इन विच एग्जामिनेशन और एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट इज़ नेसेसरी, अकाउंट्स हैं, रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स के दावे आ जाते हैं पार्टीज़ के आपस में हिसाब किताब से रिलेटेड, उनमें उन अकाउंट्स को एग्जामिन करना है। एक पार्टी कह रही है मेरा 10 करोड़ बन रहा है, दूसरी कह रही है नहीं इसका तो 2 करोड़ बन रहा है। अब वो अकाउंट्स वगैरह बहुत बड़े बड़े हैं, उनको एग्जामिन करवाने के लिए भी कोर्ट कहती है चले ठीक है हम कमीशन को अपॉइंट कर देते हैं। या एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट, पार्टीज आपस में सेटलमेंट करना चाहती हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि अकाउंट्स वगैरह को देखा जाए, एडजस्ट किया जाए अकाउंट्स को, इन मैटर्स से रिलेटेड भी कोर्ट कमीशन अपॉइंट कर देगी। इन एनी सूट इन विच एन एग्जामिनेशन और एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स इज़ नेसेसरी, ज़रूरी है द कोर्ट में इशू अ कमीशन to such person as it thinks fit, डायरेक्टिंग हिम टू मेक सच एग्जामिनेशन और एडजस्टमेंट, तो कोर्ट एक लोकल कमीशन को अपॉइंट कर देगी, किसी भी पर्सन को जिसको उसको लगता है कि ये ठीक है, ये अकाउंट्स वगैरह को जानता है, उसको अपॉइंट करेगी, उसको कहेगी एग्जामिन करो और फिर इस जो भी एडजस्टमेंट वगैरह करनी है वो आप करो। 12, कोर्ट टू गिव कमिश्नर नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, द कोर्ट शैल फर्निश द कमिश्नर विद सच पार्ट of the proceedings and such instructions as appear necessary, and the instructions shall distinctly specify whether the commissioner is merely to transmit the proceedings which he may hold on the inquiry or also to report his own opinion on the point referred to his examination। अब ये बेसिकली इसमें ये बता रहे हैं रूल 12 में कोर्ट जो भी पर्सन को इस अकाउंट से रिलेटेड उनको एग्जामिन करने के लिए या उनको एडजस्ट करने के लिए अपॉइंट कर रही है एज ए लोकल कमीशन, तो उसको स्पेसिफिक डायरेक्शंस भी दे सकती है कि भाई आपने इन मैटर को देखना है, और उसके बाद कोर्ट या सिर्फ आपने वो जो भी आप प्रोसीडिंग्स कर रहे हो अकाउंट्स की बस वो आपने मुझे भेज देनी है, या फिर आपने अपनी ओपिनियन भी बतानी है इससे रिलेटेड, ये भी कोर्ट स्पेसिफिक डायरेक्शंस दे सकती है इस कमीशन को। इसका सब रूल 2 है, द प्रोसीडिंग्स एंड रिपोर्ट, जो भी उसने प्रोसीडिंग्स की हैं इस अकाउंट्स को एग्जामिन करने के लिए या एडजस्ट करने के लिए, एंड रिपोर्ट इफ़ द कमिश्नर शैल बी एविडेंस इन द सूट, ये जो इसकी द प्रोसीडिंग्स एंड रिपोर्ट इफ़ एनी ऑफ द कमिश्नर शैल बी एविडेंस इन द सूट, तो ये भी वही बात आ गई कि इसको एविडेंस मान के चला जाएगा। बट where the court has reason to dissatisfied with them, it may direct such further inquiry as it think fit। लेकिन अगर वही बात आ गई कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है कि नहीं अब इसने सही तरह एग्जामिन नहीं किया, या कोर्ट को लगता है इसको फर्दर
एग्जामिन होना चाहिए फॉर सम रीज़न, तो कोर्ट वो फर्दर इंक्वायरी के लिए भी कह सकती है। सिंपल करें, अकाउंट्स को एडजस्ट करना है, अकाउंट को एग्जामिन करना है, तो कोर्ट लोकल कमीशन किसी को अपॉइंट कर सकती है जो ऑब्वियसली वो अकाउंट्स वगैरह को जानता हो। उसके बाद कोर्ट उसको स्पेशल डायरेक्शन भी दे सकती है कि आपने ये प्रोसीडिंग्स करनी है और आपने इस मैटर से रिलेटेड हमें बताना है, या फिर कोर्ट ने सिंपली उसको कहना है कि आप सिर्फ अपनी प्रोसीडिंग्स ला के हमें दे दो, क्या क्या कुछ आपने किया है क्या आप। और कोर्ट ये भी कह सकती है कि उसके प्रोसीडिंग्स के साथ साथ आप अपनी ओपिनियन अपनी रिपोर्ट में भी लिखोगे। तो ये दोनों पार्ट जो वो वापस भेजेगा कोर्ट को ये करके अकाउंट्स वगैरह का एग्जामिनेशन वगैरह, उसको एविडेंस मान के चला जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट डिससेटिस्फाइड है उससे तो फिर वो कह सकती है कि फर्दर इनको इन्वेस्टिगेट करवा लेते हैं। रूल 13, अब ये पार्टीशन से रिलेटेड है। जब पार्टीशन होती है, प्रिलिमिनरी डिक्री होती है, उसके बाद वो कोर्ट वो पार्टीशन करवाने के लिए एक्चुअली देखें, पार्टीज ने सूट फाइल कर दिया कि जी हमारा ये जॉइंट एक घर है, इसको आप तकसीम करवा दें। कोर्ट प्रिलिमिनरी डिक्री दे देगी कि हाँ जी ठीक है जी, इसको आम तकसीम किया जाना ज़रूरी है। अब वो तकसीम कैसे होना है उसके लिए कोर्ट लोकल कमीशन अपॉइंट करती है। अब वो नॉर्मली वकला ही होती है, वो जाते हैं वहाँ पे और बता देते हैं इसको इस तरह डिवाइड किया जा सकता है। तो ये सारा काम भी लोकल कमीशन के थ्रू होता है। अब वेयर द प्रिलिमिनरी डिक्री फॉर द पार्टीशन हैज़ बिन पास, द कोर्ट में इन एनी केस नॉट प्रोवाइडेड फॉर बाई सेक्शन 54। अब ये सेक्शन 54 की बार बार बात हो रही है। देखें, सेक्शन 54 में ये बताया गया कि ऐसी लैंड जो कि जिनसे रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाता है उनकी पार्टीशन कलेक्टर के थ्रू हो, और जो दूसरी कोर्ट्स हैं वो दूसरी कोई भी ज़मीनें हैं, जैसे हमारी ये कमर्शियल ज़मीन होगी, रेजिडेंशियल एरिया हो गया, उसमें पार्टीशन, तो वो सिविल कोर्ट के थ्रू होती है और सिविल कोर्ट ने फिर कमीशन अपॉइंट करना होता है। लेकिन जो अगर लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, तो उसकी तो फिर कलेक्टर होते हैं ना। तो ये 54 सेक्शन उसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे प्रिलिमिनरी डिक्री अगर कोर्ट ने पास कर दी है कि इसकी आप पार्टीशन करो, इशू अ कमीशन टू सच पर्सन एज इट थिंक्स फिट टू मेक द पार्टीशन एंड सेपरेशन अकॉर्डिंग टू द राइट्स एज डिक्लेयर्ड इन सच डिक्री। तो एक कमीशन को अपॉइंट कर दिया जाएगा कि ये जी हमने अपनी प्रिलिमिनरी डिक्री में राइट्स डिटरमिन कर दिए हैं सबके कि इसको इतना हिस्सा मिलना है, उसके अकॉर्डिंगली आप जाओ और ये पार्टीशन कर दो। 14 प्रोसीजर ऑफ द कमीशन। अब जो ये लोकल कमीशन अपॉइंट किया गया वो जाके कैसे पार्टीशन करेगा। द कमिश्नर शेल आफ्टर सच इंक्वायरी एज में बी नेसेसरी, तो वो पहले अगर जो भी इंक्वायरी कर रहा है उसके बाद डिवाइड द प्रॉपर्टी इनटू एज मैनी शेयर्स एज में बी डायरेक्टेड बाय द ऑर्डर विच द कमिश्नर वाज इशूड। तो ऑर्डर जो भी था, जो डिक्री थी, उसके अकॉर्डिंगली वो उसको डिवाइड कर देगा। एंड शेल अलॉट सच शेयर्स टू द पार्टीज, और पार्टीज को शेयर अलॉट कर देगा। And may, if authorized thereto by the said order, award sums to be paid for the purpose of equalizing the value of the shares। वो जाएगा लोकल कमीशन, वो इंक्वायरी वगैरह करेगा किसको कितना कहाँ से शेयर वगैरह दिया जा सकता है तकसीम के लिए करने के लिए, किसका कहाँ से शेयर इक्वली करेगा, उनको अलॉट कर देगा उनको कि आपका ए का ये शेयर, बी का ये शेयर, वो तकसीम करने गया। फिर उसके बाद अगर किसी का शेयर कम बन रहा है, वहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो रही पार्टीशन के दौरान, तो वो कोई एक पार्टी से कहती है कि जी ठीक है मेरे पास थोड़ा ज़्यादा बन रहा है, उसके पास कम, तो मैं इसको इतने पैसे दे रहा हूँ। और अगर ऑर्डर ने कहा था कि भाई इस किस्म की सिचुएशन हो कि शेयर बराबर करने के लिए आप एक से पैसे लेके दूसरे को दिलवा दो और दूसरा भी हैप्पी हो जाए, तो वो भी आप कम कर सकते हो। तो ये वो इक्वलाइजिंग शेयर, वो ये इक्वलाइज भी कर सकता है शेयर, अगर उसको ऑर्डर में कहा गया था कि आप ये कर सकते हो तो वो कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है इसका सब रूल 2, द कमिश्नर शैल देन प्रिपेयर एंड साइन अ रिपोर्ट। वो साइन करता है, रिपोर्ट करेगा। और द कमिश्नर वेयर द कमीशन वॉज इशूड टू मोर देन दैट वन पर्सन एंड दे कैन नॉट एग्री। अच्छा, अब ये यहाँ पे नेक्स्ट बात ये आ रही है, देखें पार्टीशन के रिगार्डिंग कमीशन एक भी अपॉइंट किया जा सकता है और एक से ज़्यादा भी किए जा सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर तो एक था वो अपनी रिपोर्ट वगैरह साइन करके कोर्ट में सबमिट करेगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है और वो आपस में ही डिसएग्री कर रहे हैं, एक कह रहा है पार्टीशन इस तरीके से होगी, दूसरा कमीशन कह रहा है नहीं इस तरीके से होगी, उस सिचुएशन में द कमिश्नर शैल देन प्रिपेयर एंड साइन द रिपोर्ट। वो अगर एक है तो अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करेगा, साइन करेगा। और कमिश्नर्स where the commission was issued to more than that one person and they cannot agree, एक से ज़्यादा है वो एग्री नहीं कर रहे।
शैल प्रिपेयर एंड साइन सेपरेट रिपोर्ट्स, तो हर एक अपनी अलग-अलग करेगा। अपॉइंटिंग द शेयर ऑफ ईच पार्टी एंड डिस्टिंग्विशिंग ईच शेयर इफ़ सो डायरेक्टेड बाय द सेट ऑर्डर, तो वो अपनी एक से ज़्यादा है वो आपस में एग्री नहीं कर रहे, तो हर एक अपनी अपनी रिपोर्ट बनाएगा कि जी मेरे हिसाब से इतना बनता है, दूसरा बनाएगा जी मेरे हिसाब से इतना बनता है, कोर्ट में वो सबमिट करेंगे बाय मीट्स एंड बाउंड्स, यानी वो अकॉर्डिंग टू हदूद वगैरह वो करेगा, मीट्स एंड बाउंड्स के अकॉर्डिंगली करेगा। सच रिपोर्ट और रिपोर्ट्स शैल बी अनेक्स टू द कमीशन एंड ट्रांसमिटेड टू द कोर्ट, और वो रिपोर्ट कोर्ट को देंगे। एंड द कोर्ट आफ्टर हियरिंग एनी ऑब्जेक्शन which the parties may make to the report or report shall confirm, vary और set aside the same। अब नॉर्मल प्रैक्टिस में होता है क्या, ये पार्टीशन के जब सूट आते हैं वो कमीशन जाता है, उनकी पार्टीशन करता है, उसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट बनाता है कि जी मेरे हिसाब से इसको इधर से इस तरह इतना इसको तकसीम किया जा सकता है, वो कोर्ट में सबमिट करवाता है, पार्टीज उस पर ऑब्जेक्शन शुरू कर देती हैं, नहीं जी इस कमीशन ने ठीक तरह से नहीं किया। तो यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि जब ऑब्जेक्शंस वगैरह कोर्ट सुनेगी उसके बाद कोर्ट के ऑप्शन है, चाहे एक कमिश्नर अपॉइंट था उसने अकेले ने अपनी रिपोर्ट दी या एक से ज़्यादा थे उन पे ऑब्जेक्शंस वगैरह कोर्ट सुनती होती हैं पार्टीशन के केस में। उसके बाद वो कह रहे हैं कि कोर्ट के पास पावर है कि वो जो ये रिपोर्ट्स आई हैं उनको वेरी कर दे, उनको आल्टर कर दे, उनमें चेंजिंग वगैरह कर दे या उनको फर्म कर दे। मे शैल कन्फर्म, या उनको कन्फर्म कर देगा उस रिपोर्ट को, और या वेरी उनको में चेंजिंग करेगा, या सेट असाइड वो सीधी मुस्तरद ही कर देगी कोर्ट के नहीं भाई ये ठीक नहीं हुआ। 3 में वे द कोर्ट कन्फर्म्स और वेरीज द रिपोर्ट और रिपोर्ट्स इट शैल पास ए डिक्री इन अकॉर्डेंस विद द सेम एज कन्फर्म्ड और वेरीड। देखें ये बात हो रही थी प्रिलिमिनरी डिक्री के प्रिलिमिनरी डिक्री, उसमें कहा कि जी पार्टीशन करो, फिर लोकल कमीशन गया उसने रिपोर्ट दी, ऑब्जेक्शन सुनी, ऑब्जेक्शन के बाद कोर्ट अगर वो पहली बात कह रही है कन्फर्म कर रही है उस रिपोर्ट को या वेरी कर रही है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर डिक्री पास करेगी। बट वे द कोर्ट सेट असाइड द रिपोर्ट और रिपोर्ट्स इट शैल ईदर इशू अ न्यू कमीशन और मेक सच अदर ऑर्डर एज इट थिंक फिट। लेकिन अगर कोर्ट ने ये कमिश्नर की रिपोर्ट को सेट असाइड कर दिया तो इस सिचुएशन में कोर्ट क्या कर सकती है, ऑब्वियसली वो नया कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं या दूसरा कोई भी ऑर्डर जो उसको लगे उस वो पास कर सकती है। रूल 15, अब ये जनरल प्रोविजंस शुरू हो रही हैं इस कमीशन से रिलेटेड। एक्सपेंसेस ऑफ कमीशंस टू बी पेड इनटू कोर्ट बिफोर इशूइंग एनी कमीशन अंडर दिस ऑर्डर द कोर्ट में ऑर्डर such sum if any as it thinks reasonable for the expenses of the commission to be within the time to be fixed paid into court by the party at whose instance or whose benefit। देखें ये ऐसे ही होता है, यहाँ पे कह रहे हैं कि कमीशन इशू करने से पहले जो पार्टी कह रही है कि कमीशन इशू करो या जिसके बेनिफिट के लिए कमीशन इशू किया जा रहा है उसको कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आप कमीशन के इतने जो एक्सपेंसेस वगैरह है वो कोर्ट में पे कर दो, तो ये किए जाते हैं, टाइम पीरियड एक बता दिया जाता है। अच्छा 16 पावर्स ऑफ कमिश्नर्स, अब ये कमिश्नर जो हैं इनकी पावर्स क्या होंगी। एनी कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर दिस ऑर्डर मे अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द ऑर्डर अपॉइंटेड ए एग्जामिन द पार्टीज देमसेल्व्स और बाय और एंड एनी एग्जामिन द पार्टीज देमसेल्व्स and any witness whom they or any of them may produce or and any other person whom the commissioner thinks proper। अब ये देखें पहली पावर क्या बता रहे हैं कि वो पार्टीज़ को एग्जामिन कर सकता है, किसी विटनेस को एग्जामिन कर सकता है, जिसको भी कोई पार्टी प्रोड्यूस कर रही है या जिसको भी कमिश्नर समझता है कि इसको एग्जामिन किया जाना ज़रूरी है, ये मैटर से रेलिवेंट है, इसकी गवाही ले लो, तो को ये कमिश्नर के पास पावर है उसको एग्जामिन कर सकता है। बी कॉल फॉर एंड एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स एंड अदर थिंग्स रेलिवेंट, वो किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए कह सकता है कि इसको लेके आओ, किसी डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर सकता है, अपने सामने प्रोड्यूस करवा सकता है, या कोई भी दूसरी चीज़ जो उसको लगता है कि एग्जामिन किया उसको एग्जामिन किया जाना या उसको बुलाना ज़रूरी है। सी at any reasonable time enter upon or into any land or building mentioned in the order। देखें अब यहाँ पे कह रहे हैं उसके पास ये भी पावर है कि किसी भी प्रॉपर्टी में रीज़नेबल टाइम के अंदर उसके पास पावर होगी कि वो जाके एंटर हो जाए। अब ये देखें ना, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर एक कमीशन को अपॉइंट किया है कि किसी घर की आपने जाके पार्टीशन करनी है, वो रात को 3 बजे जाके दरवाज़ा खटका दे, खोलो भाई मैं आके देखने आया हूँ जगह को, इसका भी मतलब ये भी नहीं है। क्लियरली लिख रहे हैं
एट एनी रीजनेबल टाइम, रात को 3 बजे कमिश्नर ने थोड़ी जाना है, एट एनी रीज़नेबल टाइम पे वो एंटर हो सकता है, अंदर जाके इंस्पेक्ट वगैरह कर सकता है जिस भी बिल्डिंग वगैरह को उसने ऑर्डर के अकॉर्डिंगली करना हो। तो ये पावर्स बताई गई हैं 16 में। 17 अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बिफोर द कमिश्नर। सब रूल 1, the provisions of this code relating to summoning, attendance and examination of witness and to the remuneration and penalties or to be imposed upon the witnesses shall apply to the person required to give evidence or to produce documents under this order। देखें अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इस कोड की जो प्रोविजंस हैं, इस सीपीसी की जो प्रोविजंस हैं, समनिंग से रिलेटेड, अटेंडेंस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस से रिलेटेड, रेमनरेशन जो देनी जाए या पेनल्टीज़ वगैरह विटनेसेस पे जो लगवानी है, वो सारी इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जिस विटनेस को बुलाया जा रहा है ना उस पर ये सारी प्रोविजंस अप्लाई होंगी। वेदर द कमीशन इन एग्जीक्यूशन ऑफ विच दे आर सो रिक्वायर्ड हैज़ बिन इशूड बाय द कोर्ट। अब ये चाहे वो कमीशन उस कोर्ट की तरफ से इशू किया गया है जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो पर्सन है, या वो दूसरी किसी फॉरेन कोर्ट की तरफ से दिया गया, जिस भी कोर्ट की तरफ से, ये मैटर नहीं करता, ये रेलेवेंट नहीं है, ये सारी प्रोविजंस अप्लाई होंगी। एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस रूल द कमिश्नर शैल बी डीम टू बी अ सिविल कोर्ट। अब ये कमिश्नर इस रूल की हद तक एग्जामिनेशन की, अटेंडेंस की, समन वगैरह करने की, ये इसमें कमिश्नर को एज अ सिविल कोर्ट उसके पास पावर्स होंगी। सादा लफ्ज़ों में ये है। Sub rule 2, a commissioner may apply to any court not being a high court within the local limits of whose jurisdiction a witness resides for issue of any process which he may deem necessary to issue to or against such witness and such any court in its discretion। अब ये दूसरी पावर ये बता रहे हैं कि ये कमिश्नर किसी भी कोर्ट को जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो विटनेस है उसको कोर्ट को ये कह सकते हैं कि इस विटनेस के रिगार्डिंग आप प्रोसेस इशू करो, उसको बुलाने वगैरह का, जो भी तलबी वगैरह से समन, नोटिस वगैरह वट। तो ये उस कोर्ट को जिसकी जुरिस्डिक्शन में है उसको ये कह सकता है, और वो कोर्ट फिर अगर इन इस डिस्क्रिशन इशू सच प्रोसेसेस एड, तो वो कोर्ट को जैसे लगेगा वो प्रोसेसेस वगैरह इशू कर देगी, समन करना है, बुलाना है, जिस तरह भी। तो 17 में सिंपल ये था कि इस पे पास सिविल कोर्ट्स की पावर्स है, और 2 में ये था कि ये किसी दूसरी कोर्ट को भी ये कह सकता है कि जी आप ये प्रोसेसेस वगैरह इशू करो। 18 पार्टीज टू अपीयर बिफोर कमिश्नर वेयर कमीशन इज इशूड अंडर दिस ऑर्डर द कोर्ट शैल डायरेक्ट दैट द पार्टीज टू द सूट शैल अपीयर बिफोर द कमिश्नर इन पर्सन और बाय द एजेंट्स और प्लीडर्स। अब जहाँ पे कमीशन इशू किया गया तो कोर्ट ये भी डायरेक्ट कर सकती है पार्टीज़ को कि आप जाके इन पर्सन पेश होगे इस कमीशन के सामने, या अपने एजेंट्स या प्लीडर्स। कोर्ट ये कह सकती है इन पर्सन जाओ, प्लीडर्स के थ्रू ये डायरेक्शन पार्टीज़ को कोर्ट दे सकती है। 2, वेयर ऑल और एनी ऑफ द पार्टीज डू नॉट सो अपीयर द कमिश्नर मे प्रोसीड इन देयर एब्सेंस। तो यहाँ पे फर्दर कह रहे हैं कि अगर वो कोर्ट ने डायरेक्शन भी दी थी पार्टीज़ को कि अपीयर हो, वो नहीं अपीयर हो रही, तो उनकी एब्सेंस में ही वो अपनी प्रोसीडिंग्स को जारी रखेगा। तो अब ये लास्ट पार्ट शुरू हो रहा है, ये फॉरेन कोर्ट से रिलेटेड है। अगर वो पाकिस्तान में किसी विटनेस को एग्जामिन करवाना चाहती हूँ, उन्होंने कमीशन इशू कर दिया है, तो उसको पाकिस्तान में कैसे एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। देखें रूल 19 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हाई कोर्ट को बेसिकली आता है, तो वो वहाँ से आगे हाई कोर्ट इसको एग्जीक्यूट करवाती है, रिकॉर्डिंग वगैरह करवाती है उस विटनेस की। इफ़ हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड, हाई कोर्ट सेटिस्फाई है 3 बातों पे। ए, that a foreign court situated in a foreign country wishes to obtain the evidence of witness in any proceedings before it, कि हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो गई कि कोई फॉरेन कोर्ट है वो अपनी किसी प्रोसीडिंग्स में किसी विटनेस की एविडेंस को रिकॉर्ड करवाना चाहती है। दैट द प्रोसीडिंग्स इज़ ऑफ ए सिविल नेचर, ये प्रोसीडिंग सिविल नेचर की हैं। दैट द विटनेस इज रिजाइडिंग विद इन द लिमिट्स ऑफ हाई कोर्ट्स एपलेट जुरिस्डिक्शन, इट मे सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 20 इशू अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ सच विटनेस। क्लियरली अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाई होगी कि फ़ॉरेन कोर्ट है वो एग्जामिनेशन करवाना चाहती है किसी विटनेस का, और वो सिविल नेचर का मैटर है। थर्ड वन, जो जिस विटनेस का वो एग्जामिनेशन करवाना चाहती है वो हाई कोर्ट की एपलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर रिजाइड कर रहा है, तो वो एक कमीशन को इशू कर सकती है कि इसका एग्जामिनेशन करवाया जाए उस विटनेस का। सब रूल 2, evidence may be given of matters specified in clause A, B and C of sub rule 1
अच्छा, अब ये एविडेंस जो दी जाएगी, रिकॉर्ड करवाई जाएगी उस हाई कोर्ट की तरफ से, ए बाई ए सर्टिफिकेट साइंड बाई द काउंसलर ऑफिस ऑफ द फॉरेन कंट्री ऑफ द हाईएस्ट रैंक इन पाकिस्तान। एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ये जो हमारे पाकिस्तान में हाईएस्ट रैंक का फॉरेन ऑफिसर है उस कंट्री का, उसकी तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा एंड ट्रांसमिटेड टू द हाई कोर्ट थ्रू द फेडरल गवर्नमेंट, और फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू वो हाई कोर्ट को ट्रांसमिट किया जाएगा। पहली बात आ गई। बी बाई अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशूड बाय द फॉरेन कोर्ट एंड ट्रांसमिटेड टू द हाई कोर्ट थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट। या दूसरी बात ये आ गई है कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आया है फॉरेन कोर्ट की तरफ से और वो फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू हाई कोर्ट को ट्रांसमिट कर दिया गया। दूसरी बात, पहली बात थी कि पाकिस्तान में जो हाईएस्ट रैंक का उनका ऑफिसर है, काउंसलर है, उसके थ्रू फेडरल गवर्नमेंट ने इसको भेजा है। या दूसरी बात ये आ गई कि उस फॉरेन कंट्री ने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को आगे ट्रांसमिट कर दिया है। सी बाई ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशूड बाई ए फॉरेन कोर्ट, ये एक फॉरेन कोर्ट का लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द हाई कोर्ट बाई ए पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स, और ये हाई कोर्ट में उसको प्रोड्यूस किया गया इस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को कि जो वो पार्टीज़ थी वहाँ पे प्रोसीडिंग्स में उन्होंने आके हाई कोर्ट में डायरेक्टली इसको प्रोड्यूस कर दिया। बाई ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशूड बाई द फॉरेन कोर्ट एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द हाई कोर्ट बाई ए पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स, और पार्टीज़ ने डायरेक्टली आके हाई कोर्ट में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को प्रोड्यूस कर दिया। तो इस सिचुएशन में कोर्ट ऑब्वियसली जो हाई कोर्ट होगी वो एग्जामिन करवाएगी। अच्छा, इसके बाद रूल 20 एप्लीकेशन फॉर कमीशन, द हाई कोर्ट में इशू अ कमीशन अंडर रूल 19 ए अपॉन द एप्लीकेशन बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर फॉरेन कोर्ट। अगर जो पार्टी थी फॉरेन कोर्ट वाली उसने आके हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे दिया फिर वो करवा सकती है। बी अपॉन एन एप्लीकेशन बाय लॉ ऑफिसर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्टिंग अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो लॉ ऑफिसर है, जो एडवोकेट जनरल ऑफिस के होते हैं, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वगैरह, अब ये उसकी बात कर रहे हैं। या फिर उन्होंने आके कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे दी है कि जी ये इस विटनेस की एग्जामिनेशन करवानी है, तो अंडर रूल 19 आप एक कमीशन को इशू कर दें। तो बहरहाल ये था तरीका, जो फॉरेन कोर्ट किसी विटनेस को एग्जामिन करवाना चाहती है, पाकिस्तान में वो रिज़ाइड कर रहा है विटनेस, थ्रू हाई कोर्ट वो होती है, वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजते हैं, चाहे वो काउंसलर के थ्रू फेडरल गवर्नमेंट को जाए और फेडरल गवर्नमेंट फिर आगे हाई कोर्ट को भेजे, या हाई कोर्ट में दूसरा था फॉरेन कोर्ट लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजे और वो फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू हाई कोर्ट में आए। तीसरी बात ये आ गई कि अगर तो पार्टी खुद आके प्रोड्यूस कर दें लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को, फिर एप्लीकेशन भी हो सकती है पार्टीज़ की तरफ से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई लॉ ऑफिसर आके वो भी अप्लाई कर सकता है, और इन सारी सिचुएशंस में कोर्ट एक कमीशन को अपॉइंट करेगी कि उस विटनेस की आप एविडेंस जाके रिकॉर्ड करो। 21 टू होम कमीशन में भी इशूड, अब ये कमीशन इशू करना है, फॉरेन कोर्ट ने विटनेस को एग्जामिन करवाना है, तो किन पर्सन को कमीशन अपॉइंट किया जाए। कमीशन अंडर रूल 19 में बी इशूड टू एनी कोर्ट विदन द लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द विटनेस रिजाइड। तो हाई कोर्ट क्या करेगी, वो जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में वो विटनेस रिजाइड कर रहा है उस कोर्ट को कमीशन इशू कर देगी। और वेयर द विटनेस रिजाइड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट टू एनी पर्सन टू होम कोर्ट थिंक फिट टू एग्जीक्यूट द कमीशन। देखें, अब इसमें दो बातें की गई हैं। अगर तो वो विटनेस रिजाइड कर रहा है किसी दूसरी कोर्ट की, अगर वो विटनेस रिजाइड कर रहा है किसी दूसरी कोर्ट की लोकल लिमिट्स में, तो कोर्ट हाई कोर्ट उस कोर्ट को कमीशन इशू कर देगी कि आप इसकी एविडेंस रिकॉर्ड करो। दूसरी बात ये थी कि अगर वो विटनेस इसी हाई कोर्ट की ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन उसमें अगर वो रिजाइड कर रहा है, तो हाई कोर्ट किसी भी पर्सन को अपॉइंट खुद ही कर देगी कि आप जो इसकी एविडेंस रिकॉर्ड करके लेके आओ। दो बातें, किसी दूसरी कोर्ट की जुरिसडिक्शन में है तो उस कोर्ट को इशू कर देगी, अगर खुद की जुरिसडिक्शन है कोर्ट की, हाई कोर्ट की, तो वो किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर देगी कि जाओ एविडेंस रिकॉर्ड करके लो। रूल 22
The provisions of Rule 6, 15, 16, 17 and 18 of this order, insofar as they are applicable, shall apply to the issue, execution and return of commission, and when any such commission has been duly executed, it shall be returned together with the evidence taken under it to the High Court. अब ये कह रहे हैं कि जो पीछे रूल 6, 15, 16, 17, 18 वाली जो प्रोविजंस है वही अप्लाई होगी, यानी जाएगा वो रिकॉर्ड करेगा, वो रिटर्न करेगा ये सारी, और फिर किसको ट्रांसमिट करेगा, वो हाई कोर्ट को ट्रांसमिट की जाएंगी ये एविडेंस जो भी रिकॉर्ड की गई है, which shall forward it to the federal government along with the letter of request for the transmit to the high court to the foreign court. देखें यहाँ से हाई कोर्ट के पास आया, ये रिटर्न हो के एविडेंस आई, हाई कोर्ट क्या करेगी, उस एविडेंस को साथ उसके जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है वो फेडरल गवर्नमेंट को दे देगी, फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको ट्रांसमिट आगे फर्दर कर देगी उस फॉरेन कोर्ट को कि भाई ये रहा, आप एविडेंस रिकॉर्ड करवाना चाहते थे तो ये हम आपको भेज रहे हैं। तो ये प्रोसीजर होता है थ्रू हाई कोर्ट। फॉरेन कोर्ट का जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होता है वो किसी की एविडेंस रिकॉर्ड करनी होती है तो हाई कोर्ट करती है, वो किसी दूसरी कोर्ट को जिसकी जुरिस्डिक्शन में है उसको कमीशन दे देगी, या अगर उसकी खुद की जुरिस्डिक्शन में तो किसी को अपॉइंट कर देगी। उसके बाद जैसे नॉर्मल प्रोसीजर हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं ऑर्डर 26 में, उसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड होकर रिटर्न होगी हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट वो फेडरल कोर्ट को ट्रांसमिट कर देगी वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी और वो एविडेंस भी, फिर फेडरल गवर्नमेंट आगे फर्दर उसको उस फॉरेन कोर्ट को भेज देगी। तो इस तरह ये कमीशन के थ्रू फॉरेन कोर्ट पाकिस्तान में एविडेंस किसी विटनेस की रिकॉर्ड करवा सकती है। ऑर्डर 26 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कीजिएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से।